2024 में 100% आने वाला है। ठीक है, देखिए पेपर का जो सेट है EN है। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी पेपर आप सभी को करा रहे हैं उन पेपरों का संपूर्ण हल देखा कीजिए। यहाँ पे आप सभी को विज्ञान का संपूर्ण हल कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को क्या करेंगे कि यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो पेपर रहेगा इसका जो समय मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। आपको पूर्णांक रहता है टोटल 70 नंबर का रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ निर्देश दिए जाते हैं, इन निर्देशों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको प्रत्येक पेपर में इसके निर्देश के बारे में बता चुके हैं, ये जितने भी निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। आपको इसका मेन पॉइंट बता देते, इसमें देखिए 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब होगा। ठीक है, अब यहाँ खंड अ जो होगा उसमें जो होगा आपका उपखंड 3 होंगे, क ख ग होगा, जिसमें आपके बहुविकल्पी देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिसे आपको OMR शीट पर करना रहेगा। और जो पेन का प्रयोग करना है OMR शीट को हल करते समय नीला पेन या काला पेन का प्रयोग करना रहता है। अब देखिए खंड अ में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी 1 नंबर के रहेंगे। और देखिए यहाँ खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये सभी निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, पहले से जानते होंगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन में था यहाँ पे आप सभी को बता दिए निर्देश में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने खंड अ स्टार्ट होता है, इसके सभी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ से आपका खंड अ है जिसमें आपका उपखंड क है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका पहला नंबर का सवाल है, इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दिया है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वह स्थिति होगा। यानी कि कहाँ पे आप वस्तु को रखने के बाद उसका आकार में बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि जैसे आपका ये दर्पण होता है ना, ये क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। एकदम डिटेल में समझिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए वक्रता, ये ध्रुव होता है, ये क्या होता है, फोकस होता है, और ये होता है आपका वक्रता केंद्र होता है, इधर आपका अनंत होता है। आपको देखिए एक कंडीशन अवतल दर्पण बनता है कि जब आप वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखते हैं, तो वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा बनता है। आप ये कंडीशन पढ़े होंगे ना, तो कहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, जब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए तीसरा वाला ऑप्शन देखिए वक्रता केंद्र पर, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब का आकार बनता है बराबर वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से पूरा डिटेल में आप सभी को प्रश्न हल कराएंगे। बस आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का आपका सवाल क्या है, ये एक प्रकार के देखिए फ्रेंड्स, बता दें आपको कि ये रियल पेपर है, इसका संपूर्ण हल जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है आपके लिए कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर, ठीक है, किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए आपसे न्यूनतम विचलन पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहता है, एक तो पूछता है विचलन, एक प्रश्न कहता है प्रकिरणन, और अगला कहता है, एक होता है आपका अपवर्तनाक। ठीक है, इसमें पूछता है एक अधिक पूछता है, मतलब किसका अधिक होगा रंग का, और एक पूछता है कम। इसको एकदम ट्रिक से समझिए, एकदम बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। देखिए विचलन का होता है, तो विचलन जो होता है अधिक में याद रखिएगा बैगनी, और कम में याद रखिएगा लाल। इसका मतलब हुआ कि देखिए विचलन जो होता है बैगनी का सबसे अधिक होता है, प्रकिरण भी बैगनी का अधिक होता है, अपवर्तनांक भी बैगनी का अधिक होता है। इसके अलावा विचलन कम किसका होता है, लाल का, प्रकिरण किसका कम होता है, लाल का, अपवर्तनांक किसका कम होता है, लाल का। समझ में आ गया ना, तो इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न गलती नहीं होगा। देखिए यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम मतलब होता है कम, तो किसका कम होता है, तो लाल का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा नंबर का देखिए सवाल आपका क्या है कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा क्या है आपसे, अवतल लेंस का नाम लिया है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस लेंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए अवतल लेंस का प्रयोग, एक उत्तल लेंस, दो लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, दो लेंस होता है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग याद रखिएगा कहाँ पे होता है, निकट, निकट दृष्टि दोष को दूर करना होगा ना, तो इस लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में। और उत्तल लेंस को याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस, यानी अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक अवतल लेंस का प्रयोग होता है तो कहाँ पे होता है, तो निकट दृष्टि दोष में ना। यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष दिया है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है, चौथा नंबर का, कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी आँख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा जाती है तो उसे कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पक्षमाभि करेगा, नेत्र लेंस करेगा, पुतली करेगा या कार्निया करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा बनता है, देखिए क्या बनता है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो पुतली करता है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए पुतली को हम क्या कहते हैं, आइरिस भी कहते हैं। तो ऑप्शन में कभी कभी आइरिस आपको मिल जाता है, पुतली ना देखिए क्या मिलता है, आइरिस मिलता है। तो पुतली को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब इसके अलावा देखिए ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पक्षमाभि जो होता है, तो पक्षमाभि जो होता है ये फोकस को क्या करता है, फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, आगे पीछे करता है ना, फोकस दूरी को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पक्षमाभि करता है। इसके अलावा याद रखिएगा दृष्टिपटल, एक ये बहुत पेपर में आता है, दृष्टिपटल, क्या याद रखेंगे, दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो दृष्टिपटल पे, या रेटिना कह सकते हैं। तो रेटिना पे क्या बनता है आपका, प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या दृष्टिपटल आपके प्रश्न में मिलता रहता है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न जितने भी बने हैं साथ में आप सभी को पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं आप सभी को लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपके सभी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला नंबर का देखिए क्या है आपका, पांचवा नंबर का सवाल, कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र आपको बताना है ना। तो विद्युत शक्ति का सही सूत्र इसमें क्या है आपका, दिया है P=IR, P=I²R, या P=V²R, या P=IR²। देखिए विद्युत शक्ति का सभी सूत्र आपको एक जगह बता देते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। देखिए विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है, P= क्या होता है आपका, P= एक होता है VI होता है, दूसरा होता है V²/R होता है, तीसरा फार्मूला होता है I²R होता है, ठीक है। ये होता है आपका फार्मूला। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए VI तो कहीं है नहीं, ये वाला तो कहीं नहीं है, V²/R देखिए इसमें कहीं नहीं दिया है, लेकिन I²R देखिए यहाँ पे दिया I²R ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह विद्युत शक्ति के यहाँ 3 सूत्र है, तो इसको याद रखेंगे तो ये आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला देखिए छठवां नंबर का सवाल क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि देखिए छठवां नंबर का जो सही जवाब आपको होगा कि विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो सभी बिंदुओं पर आपका क्या होता है, एक समान होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ 7वां नंबर का देखिए सवाल, कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC कहते हैं, जैसे आपके घर में सप्लाई जो यूज होता है वो क्या होता है, AC होता है, अल्टरनेटिव करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ना, यानी फ्रीक्वेंसी है। ऑप्शन है 0 हर्ट्स होगा, 50 हर्ट्स होगा, 60 हर्ट्स होगा, या 100 हर्ट्स होगा, ठीक है। तो देखिए आपके भारत जो है इंडिया में आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, तो 50 हर्ट्स होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका उपखंड ख, यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है आपका उपखंड ख स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए पूछा आपका जैसे आर्सेनिक तत्व है, अब आर्सेनिक के बारे में यहाँ पे पूछा है कि आर्सेनिक आपका क्या है। ऑप्शन है धातु होगा, इसके अलावा अधातु होगा, या उपधातु है, या निष्क्रिय गैस है, ठीक है।
तो देखिए आप इसका जवाब सही से बताइएगा। तो देखिए आर्सेनिक याद रखिएगा, आर्सेनिक क्या है, तो आर्सेनिक एक उपधातु के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि सिलिकॉन और इसके अलावा जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम सब क्या होता है, उपधातु के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए धातु आपसे पूछता है तो जैसे सोडियम मैग्नीशियम, जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कॉपर हुआ, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम कॉपर एल्युमिनियम आयरन, ये सभी क्या है आपके धातु हैं, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे आपके धातु हो जाएंगे। अधातु पूछता है जैसे फास्फोरस हो गया, क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे अधातु। जबकि निष्क्रिय गैस आपसे पूछता है तो निष्क्रिय गैस में क्या हो जाता है, हीलियम, ठीक है। हीलियम क्या हो जाता है आपका निष्क्रिय गैस। जो 18वें वर्ग में जो पाए जाते हैं जितने भी तत्व वो सभी क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस होते हैं, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर्सेनिक पूछा तो आर्सेनिक क्या है, एक उपधातु है। तो इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका, देखिए आपका क्या 9वां नंबर का सवाल, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रोपेन है, यहाँ से आपको प्रोपेन बताना है तो ध्यान से देखिए। देखिए पूरे ऑप्शन पढ़ने से बढ़िया कि देखिए प्रोपेन के बारे में समझ लीजिए। आपको प्रोपेन के बारे में क्या पता है, तो देखिए आपको प्रोपेन जैसे होता है, आपको एक श्रेणी बताए थे, ये श्रेणी देखिए आपको श्रेणी क्या होता है। देखिए ये है मेथ एन प्रोप, ठीक है, ब्यूट, इस तरह बताएं। देखिए मेथ को क्या कहते हैं, मेथ में एक कार्बन होता है, एथ होता है ना, ये क्या होता है, एथ होता है। इसमें 2 कार्बन होते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसमें 4 कार्बन होते हैं। तो देखिए आप इसमें जब ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम बी से बताते हैं। देखिए आपको 1 2 3 4 कितने कार्बन हुए, 4 ना। तो आपको प्रोपेन में कितने कार्बन होना चाहिए, कार्बनों की संख्या 3 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 4 कार्बन आ रहा है। तो इसका सही जवाब ये हो नहीं सकता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 को कार्बन थी, ये भी नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 है ना, तो देखिए ये 5 ये है कार्बन थी, ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। प्रोपेन में प्रोप में होता है कार्बनों की संख्या 3, यदि कार्बनों की संख्या 3 है तभी ये प्रोप हो सकता है। तो प्रोपेन पीछा है, तो देखिए 3 कार्बन कहाँ पे है, 1 2 3, तो 3 कार्बन यहाँ पे है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते थे। प्रोपेन एथेन ब्यूटेन इस तरह पूछता है पेपर में ना, जैसे बताएं इस प्रकार से यदि आप हल करेंगे तो आप हमेशा करेक्ट कर लेंगे आंसर, आपसे गलती नहीं हो सकता है। अगला सवाल देखिए 10वां नंबर का, क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसको देखना है और ध्यान से देख के इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि इसका क्या होगा। यहाँ पे देखिए Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया संयोजन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, या इसके अलावा वियोजन अभिक्रिया होगा, या विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे Fe2 जो एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम क्या कर रहा है कि Fe के स्थान पे विस्थापित, यानी कि एल्युमिनियम जो है कि आयरन को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो Al जो होता है O3 के साथ आ जा रहा है और Fe क्या हो जा रहा है, यहाँ से विस्थापित तो हो जा रहा है ना, यहाँ से हट जा रहा है, यानी कि अपना स्थान छोड़ दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से एल्युमिनियम जो है आयरन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, Fe को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो इसलिए कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापित अभिक्रिया होगा। तो यह हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला 11वां नंबर का सवाल आपका क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर, देखिए आवर्त सारणी जैसे यहाँ पे होता है, आप देखिए बाएं से दाएं, देखिए इस साइड बढ़ रहे हैं ना, तो उस समय आप जब बढ़ते हैं तो उस समय आपकी परमाणु त्रिज्या जो होता है, परमाणु त्रिज्या का आकार क्या होता है, घटता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। देखिए ये कम होगा, परमाणु त्रिज्या कम होगा, लेकिन धात्विक प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, धात्विक प्रकृति बढ़ती है। देखिए परमाणु त्रिज्या कम होता है तो परमाणु त्रिज्या बस दिया है, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति बढ़ती है, दोनों बढ़ती है नहीं, परमाणु त्रिज्या घटती है तथा धात्विक प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला नंबर देखिए 12वां नंबर का, ठीक है। देखिए 12वां नंबर में कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए, यानी कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है, इसको आपस में क्या करना है, मिलान करना है कि कौन किससे मतलब सही होगा, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड है ना, यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो प्रयोग करते हैं कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप,
देखिए एसिटिक एसिड का निर्माण जो करते हैं किस में करते हैं, सिरका के निर्माण में करते हैं। तो ये उपयोग इसका याद होना चाहिए। तो पहले का तीसरा है, ठीक है। इसके बाद एथेनॉल है। अब एथेनॉल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एथेनॉल का प्रयोग जो होता है कि विकृतिकृत स्पिरिट बनाने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, इसका करते हैं। और कास्टिक सोडा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो कास्टिक सोडा का प्रयोग साबुन निर्माण में करते हैं। और जो एक ऑप्शन बच रहा है अपमार्जक का प्रयोग कपड़ा को साफ करने में। यानी कि देखिए पहले का तीसरा, तो इसमें देखिए आप ऑप्शन को देखिए कैसे क्लिक करेंगे। पहले का तीसरा है तो देखिए पहले का तीसरा इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसलिए कि इसमें पहले का तीसरा तो है नहीं है। अब देखिए दूसरे का कौन सा है, दूसरा है। तो अब इसमें ऑप्शन में देखिए दूसरे का दूसरा कहाँ पे दिया है, तो देखिए बी का चौथा दिया, ये वाला ऑप्शन कट गया। बी का पहला दिया, ये वाला ऑप्शन कट गया। तो बी का दूसरा यहीं पे दिया है ना, तो इसका मतलब ये वाला सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपस में मिलान करेंगे ना, तो ये आप ट्रिक से ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक दो ऑप्शन के बारे में पता रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ डिटेल में आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप डिटेल में समझे रहेंगे तो पूरे बहुविकल्पी को आसानी से आप बोर्ड के एग्जाम में हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 13वां नंबर का 25 सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का pH मान होता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो इधर याद रखिए कि शुद्ध जल का मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपसे पूछता है कि उदासीन का कितना होता है, उदासीन का पूछता है कि pH मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7 होता है। तो उदासीन का पूछेगा 7 हो जाएगा, शुद्ध जल का भी 7 होता है। यहाँ देखिए 7 से कम तथा 0 से अधिक, यानी 7 से कम 0 से अधिक, तो ये इसका क्या होगा, ये अम्ल का होता है pH मान। 0 और 7 के बीच में अम्ल आता है। 7 से अधिक लेकिन 14 से कम, इसके बीच में जो आता है ये क्या होता है, क्षार का होता है। सभी ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है उपखंड ग। यहाँ पे देखिए 14वां नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। अब यहाँ पे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या संश्लेषित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो आपको संश्लेषित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जल बनता है, फिर इसके अलावा ग्लूकोज भी बनता है। लेकिन आप याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय आपका जो होता है ऑक्सीजन नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होता है। तो इसमें आप ए वाला ऑप्शन देखिए सही है, यानी ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता उस समय, ठीक है। तो समझ में आ गया आपका। देखिए अगला 15वां नंबर का पित्त का संश्लेषण होता है, यानी पित्त का संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए पित्त पूछा है, तो पित्त का संश्लेषण कहाँ पे होता है, यानी कि संश्लेषण मतलब होता है निर्माण ना। तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही होगा। अब 16वां नंबर का सवाल देखिए क्या है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय है, इसमें देखिए ऑप्शन दिए 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या टोटल कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। कितना होता है, 4। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17वां नंबर का देखिए यहाँ पे क्या है कि पुनरुद्ध भवन, यहाँ पे क्या दिया है, पुनरुद्ध भवन होता है। यानी पुनरुद्ध भवन किस में होता है, प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है। ये होगा हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं होता है। पैरामीशिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो पुनरुद्ध भवन जो होता है आपको पता होना चाहिए किस में होता था, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है। किस में होता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी पत्तियों के द्वारा कायिक प्रजनन कहाँ पे होता है। ऑप्शन दिया है ब्रायोफिलम अजूबा में, आलू में, चने में या गुलाब में। तो पत्तियों द्वारा जो कायिक जो प्रजनन होता है वो होता है ब्रायोफिलम अजूबा में होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। अब यहाँ पर 19 नंबर का देखिए क्या है कि डार्विन प्रसिद्ध है। किसके लिए डार्विन प्रसिद्ध थे, तो डार्विन जो प्रसिद्ध थे प्राकृतिक विवरण सिद्धांत के लिए। किसके थे, प्राकृतिक विवरण सिद्धांत के लिए। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला 20वां नंबर का देखिए किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप सभी के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे आप सभी को एकदम डिटेल में समझाए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पेपर में आप सभी को डिटेल में समझाते रहते हैं ना, पूरे ऑप्शन को एकदम डिटेल में आपको बताते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का बहुविकल्पीय प्रश्न हल करते समय कन्फ्यूजन न हो। अब चलिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला नंबर का सवाल आपका क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है खंड ब, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट खंड ब। देखिए ये उपखंड क है। देखिए 21 नंबर का सवाल क्या है
कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। अब देखिए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, बस यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए आप, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सवाल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है ना, तो वक्रता त्रिज्या दिया तो पहले ना पता आपको फोकस दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए फोकस दूरी यह बराबर क्या होता है, फोकस दूरी यह बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा। वक्रता त्रिज्या किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से, और बटा के 2 होता है। यहाँ पे कितना है 40 है और बटा के 2 कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो हमेशा आपको क्या करना रहेगा कि फोकस दूरी ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्पण कौन सा है, दर्पण है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखेंगे आप तो यहाँ पे एफ का मान किस में होता है, माइनस में होता है, तो माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गया कि माइनस क्यों लिए हैं, तो अवतल दर्पण में माइनस होता है। या अवतल दर्पण में देखिए ये एफ का मान और यू का मान, ठीक है, ये माइनस में लेते हैं, एफ और यू का मान माइनस में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है कि इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। तो वस्तु को दूरी पर जब रखा जाता है तो वो यू का मान होता है। तो यू का मान कितना दिया है 15, तो माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया, माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब पहले भी का मान आप ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे आप समझते रहिए। यहाँ पे देखिए कि आपका दर्पण का फार्मूला जो होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। अब यहाँ पे मान रख लीजिए 1/-20, भी का मान ज्ञात करना है 1/ ये क्या है, यू का मान -15 है, -15 हो गया, ठीक है। देखिए 1/- देखिए ये माइनस नीचे तो इसको ऊपर कर सकते हैं तो -20 हो जाएगा 1/v। ये देखिए माइनस नीचे तो इसको ऊपर करेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -1/15 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा -1/20 अंक को इसको पछान देंगे, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा और 1/15 हो जाएगा बराबर 1/v होगा। अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए 20 और 15 के एलसीएम निकालेंगे 60 होगा। तो ये कितना 20 का भाग देंगे 60 में 3 बार में तो -3 और 15 का भाग देंगे 15 चौक को 60, 4 4 के 4 हो जाएगा 1/v होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/60 होगा और बराबर 1/v हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आती है भी का 1 में गुणा करेंगे तो भी होगा और 60 के 1 में गुणा करेंगे 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका भी का मान किस में आया, प्लस में आया है। देखिए भी का मान प्लस में आने का मतलब हुआ कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एक आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन इसलिए निकाला जाता है कि आपको ये स्थिति पता चल जाए कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे आवर्धन यम बराबर फार्मूला क्या होता है, आवर्धन यम बराबर -v/u फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप मान रख लीजिए, चलिए मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है, भी का मान कितना है 60 है ना, 60 कर लीजिए अपान u का मान कितना है, तो u का मान देख लीजिए एक बार, u का मान -15 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे -15 रखेंगे, यहाँ पे -15 रख लीजिए। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 के 15 चौको 60 यानी कि आपका आया 4। तो यम का मान किस में आया आपका +4 आया ना, देखिए यहाँ पे +4 आ रहा है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, सीधा बनेगा। तो देखिए इसमें आपका प्रतिबिंब सीधा बन गया। तो सवाल में पूछा क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा किरण आ रही। तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले लिखिए, देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो बन रहा है आपका प्रतिबिंब वस्तु प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आवर्धन यदि धनात्मक आता है तो इसका मतलब वो सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, सीधा। और जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो कंडीशन क्या कहलाता है, क्या कहलाती है आपका, आभासी बनता है। यानी प्रतिबिंब आभासी है, आभासी, ठीक है, सीधा, ठीक है, सीधा हो गया। और कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे। क्या बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। बस ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। जो इसके प्रतिबिंब की स्थिति लिखना था, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ये बना दिया आप, लिख दिए इतना। अब लिखने के बाद देखिए क्या करना है, इसके आगे कितना गुना प्रतिबिंब का आभासी हुआ, सीधा हुआ, दर्पण के पीछे बन रहा है। और ये कितना गुना, 4 गुना बन रहा है ना, देखिए 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्लस आने का मतलब धनात्मक है, और कितना गुना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है, तो 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब इसका देखिए किरण आरेख कैसे खींचेंगे। तो अब देखिए किरण आरेख खींचने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए यहाँ पे बन सकता है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं बन जाता है कि नहीं बनता है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया आपका, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र मतलब वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तु को यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, जब रखेंगे तो इसको क्या करें, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे गुजारेंगे। जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो ये क्या होता है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी ऐसे, मतलब ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, मतलब ऐसे जाता है और मुख्य फोकस ऐसे, लेकिन ये क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा बाहर की तरफ। ठीक, अब दूसरा प्रकाश का क्या होगा कि यहाँ से जाएगा। ठीक है, देखिए प्रकाशिक केंद्र से ऐसे जाता है, दर्पण से टकरा के वापस आता है, लेकिन ये प्रकाश किरण आपको महसूस बाहर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है ना, देखिए ये प्रतिबिंब आपका बन गया। इस प्रकार से आपको प्रतिबिंब बनाना था इसका, तो किरण आरेख भी हो गया। और ये सवाल आप जैसे लिखना था कि प्रतिबिंब आभासी है, सीधा दर्पण के पीछे, और आवर्धन निकल गया, कितना गुना बन रहा है, तो 4 गुना बन रहा है, और ये प्लस होने का मतलब बताता है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा सवाल, ये डिटेल में आप देख लीजिए इसको। अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं कि अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 22वां नंबर का सवाल, प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए। ठीक है, देखिए टोटल कितने कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। देखिए बहुत सिंपल है। पहला है कि वस्तु अभिसारी लेंस, देखिए अभिसारी लेंस का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए तभी बना पाएंगे। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है अभिसारी लेंस का मतलब, उत्तल लेंस के सामने फोकस एफ और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच रखा हो, तब आपको इसका किरण आरेख बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए पहले उत्तल लेंस है तो पहले उत्तल लेंस कैसे बनाएंगे, तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये हुआ आपका, चलिए देखिए ये हुआ आपका उत्तल लेंस। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को ओ से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये एफ हुआ, फोकस ले लीजिए, F1 हुआ, और यहाँ पे ले लीजिए आप F2, 2F2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2F1 होता है ना, इधर ले लीजिए, ये आपका F2 होगा, इधर हो जाएगा आप 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखने के लिए क्या पे कह रहा है, एफ और ओ के बीच में, एफ और ओ के बीच में रख रहा है, तो यहाँ पे आप एक वस्तु रख लीजिए। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है कि F2 से होकर जाएगा, लेकिन ये आपको महसूस होगा कि पीछे आता हुआ इस तरह दिखाई देगा, ये आपको इससे पीछे हुए आता हुआ दिखाई देता है। और दूसरा क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है, सीधे निकल जाता है। प्रकाशिक केंद्र से क्या होगा, सीधे इस तरह निकल जाएगा, तो ये आपको पीछे इस तरह जाते हुए महसूस होगा। ठीक है, इस तरह पीछे ये जाता है। ठीक है, और एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करता है वहीं पे इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रतिबिंब इस तरह बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2F2 नहीं रहे, यहाँ पे ले लीजिए, इसलिए कि ये अनंत के बीच बनता है ना, 2F2 होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना था, इसका चित्र आपको बनाना रहेगा। समझ में आ गया ना, इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, इसका चित्र बनाना रहेगा। तो जैसे ये बनाए उसी तरह आप बोर्ड के एग्जाम में साफ सुथरा थोड़ा सा बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पे ख वाला देखिए, कह रहा है कि वस्तु फोकस एफ और फोकस दूरी के दुगुनी दूरी 2F के बीच में रखा हो। तो देखिए अब इसका प्रतिबिंब कैसे आप बनाएंगे, ये है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ही बनाना है आपको। ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, ये हुआ प्रकाशिक केंद्र, ये हुआ F1, ये हुआ 2F1, इधर F1 ले लीजिए, F2 ले लीजिए इधर, और 2F2 ले लीजिए। देखिए कैसे किरण बनाएंगे, तो F1 और 2F1 के बीच में रखने के लिए करा, तो ये आप वस्तु को रख लीजिए और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को गुजारिए। जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो ये F2 से होते हुए इस तरह निकलेगा। और दूसरा क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारिए। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारना है आपको, तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर ऐसे गुजारिएगा, और जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए आप वस्तु ऐसे रखे हैं, लेकिन ये उल्टा बन रहा है इस प्रकार से। तो देखिए ये प्रकाश ये जा रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, ये ऐसे जा रहा है, इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाना था। तो ये प्रतिबिंब बन गया। इसके बारे में लिखना होगा तो लिख दिया गया कि वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा,
F2 और अनंत के बीच बनता है, ऐसे लिखना रहता है एक लाइन का, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जैसे बनाया साफ सुथरा इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए अगला नंबर का, यहाँ पे 23वां नंबर का देखिए क्या है, ये भी आपका 4 नंबर का सवाल है। नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं, गणना कीजिए। पहले नंबर आपको क्या करना है, परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरे नंबर में परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे, देखिए बोर्ड के एग्जाम में क्या कीजिएगा, आप पहले इस चित्र को ना बोर्ड के एग्जाम में बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे चित्र बना, आप समझा रहे थे, आप चित्र नहीं बनाएंगे लेकिन आप चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 10 ओम और 40 ओम क्या है, आपस में समांतर में है। 10 ओम ये समांतर का चिन्ह दिखा दीजिएगा, 40 ओम क्या है, समांतर क्रम में है। इस तरह बना लेंगे। और देखिए इसको हल कीजिए, समांतर के हिसाब से हल करेंगे तो 1/r इक्वल टू फार्मूला समांतर का होता है 1/r1 + 1/r2 होता है, ठीक। R2 अब यहाँ पर मान रखे, पहले इसको हल कीजिए फिर इसके बाद समझा रहे हैं। 1/r1 का मान मतलब 10 है, 10 कीजिए। यहाँ पे कितना है, 1/40 है, 40 कर लीजिए। ये 1/r का मान है, 1/r बराबर देखिए 10 और 40 के एलसीएम 40, 10 का भाग देखें 4 हो जाएगा, प्लस 40 का देंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। देखो 4 1 5, 5 बटा के कितना हो जाएगा 40 होगा, 5 के 5, 5 बटे 40, ठीक है। यानी कि 1 बटा के r का मान हुआ 1 बटा के 8 हुआ। अब देखिए आर का देखिए ये पलट दीजिए, भिन्न को क्या करेंगे आप पलट सकते हैं, तो पलटेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा, तो ये 8 क्या करेगा ऊपर चला जाएगा, तो 8 ये ओम आर ओम हो गया, ठीक है। यानी कि 10 ओम 40 ओम को निकालें तो कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए 30 ओम 20 ओम और 60 ओम क्या है, समांतर में है ना, इसका मतलब इस प्रकार से लिखिएगा आप 30 ओम समांतर 20 ओम समांतर 60 ओम समांतर में। अब इसको समांतर के हिसाब से लगा लीजिएगा, तो देखिए 1 बटा के r बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा के 30, 1 बटा के 20, 1 बटा के 60। समांतर का नियम लगाएंगे यानी कि फार्मूला यही रहेगा आपका, 3 प्रतिरोध 4 प्रतिरोध रहते इसी तरह जोड़ते चले जाते हैं। 30 20 60 के एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 60, देखिए 30 का भाग 60 में देंगे 2 बार, 30 गुना का 60 यानी 2 हो जाएगा, प्लस 20 का देंगे तो 20 3 तो 3 कहीं 3 हो जाएगा, 60 का देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, 6 बटा के 60 होगा, 6 1 6 10 बार में कटेगा, यानी कि 1 बटा के r हुआ। देखिए 1 बटा के r बराबर कितना हुआ 1 बटा के 10 हुआ, ठीक है। जैसे इसको पलटे हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 ऊपर चल जाएगा 10 हो जाएगा, तो r बराबर कितना हुआ 10 ओम आया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए ये समांतर में था तो इसको हल किए हैं, फिर ये समांतर में था तो इसको हल किए हैं, तो अगला परिपथ आपका क्या बनेगा, चलिए परिपथ को यहीं पे बना देते हैं ना। देखिए यहाँ पे परिपथ बनाते हैं, देखिए इसका अब अगला परिपथ जो बनकर तैयार होगा इस प्रकार से होगा। यहाँ पे क्या है आपका 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे कुंजी है तो कुंजी इस तरह लगा लीजिए और इसको आपस में जोड़ लीजिए। देखिए इसको हल किए तो कितना आया 8 आया है, इसका मतलब ये 8 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। और इसको हल किए तो कितना है 10 है तो 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट कर लीजिए, ये प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। अगला परिपथ इसको हल करने के बाद ये बनेगा। अब देखिए 8 ओम और 10 ओम क्या अब श्रेणी में हो गया ना, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 8 ओम कामा 10 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में हो गया, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो देखिए आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम का जो होता है तुल्य प्रतिरोध का ये होता है कि R1 + R2। यहाँ पे R1 का मान 8 + 10 कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा, कितना होगा 18 ओम हो जाएगा। तो आपका तुल्य प्रतिरोध जो पहला नंबर का पूछा उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो आंसर लिखिएगा, आंसर कि तुल्य प्रतिरोध जो होगा आपका तुल्य प्रतिरोध बराबर 18 ओम हो जाएगा। कितना होगा तुल्य प्रतिरोध 18 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तुल्य प्रतिरोध आपका पता चल गया कितना आया आपका 18 ओम आ गया, तुल्य प्रतिरोध आपका टोटल 18 ओम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पूछा कि प्रवाहित संपूर्ण धारा, देखिए अब दूसरा नंबर का हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। संपूर्ण धारा मतलब I बराबर क्या होता है, ओम के नियम से I = होता है V/R होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए V का मान कितना है, सर्किट परिपथ में देख लीजिए V का मान 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। और तुल्य प्रतिरोध कितना है 18, तो यहाँ पे 18 कर लीजिए, ठीक है। अब इसी को आपको हल करना है, ठीक है।
देखिए इसको कटा लीजिए। देखिए 6×2 = 18 यानी कि 2/3 हुआ। अब भाग दे लीजिए। देखिए 0 जैसे भाग देंगे तो 3×6 = 18, 3×6 = 18, 3×6 = 18, ये एम्पियर। इसे डॉट यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 0.6, 6 हटाना रहेगा 1 अंक में 7 एम्पियर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 0.67 एम्पियर आपका क्या हुआ? दूसरे का आंसर आ जाएगा। और जैसे लगाएं इस तरह बोर्ड के एग्जाम में लगाते हैं तो पूरे का पूरे इस पर 4 नंबर आपको मिल जाएगा। एक एग्जामिनर 1 नंबर भी आपका नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का 24वां नंबर का सवाल क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन बातों पर निर्भर करता है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम लिखिए। दैनिक जीवन में इस परिघटना का प्रयोग किया। टोटल 6 नंबर का इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का आपके सामने सवाल क्या है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका उपखंड ख। क्या स्टार्ट होता है? उपखंड ख। और देखिए टोटल कितने नंबर है? यहाँ पे 4 प्रश्न पूछा है और टोटल 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को IUPAC आपको नाम लिखना है कि इन सब का IUPAC नाम क्या होगा। देखिए इसका आपको क्या करना है कि IUPAC नाम लिखना है तो ध्यान दीजिएगा। न्यू पेंटेन है तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन होना चाहिए। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। देखिए इसका संरचना ये बनाना चाहते हैं, संरचना सीखने के लिए देखिए आपको संरचना बना के बताते हैं। C होगा बीच में, और इधर क्या करेंगे CH3 लिख लेंगे, CH3 लेंगे और इधर क्या हो जाएगा CH3 होगा, इधर क्या होगा CH3 होगा और यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा CH3। ये न्यू पेंटेन का संरचना हो गया। इसका IUPAC नाम लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, डाईमेथिल प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन, डाईमेथिल प्रोपेन। देखिए इस आपको IUPAC नाम लिखने के लिए बहुत अच्छा तरीका आपको बताने वाले हैं। अगला वीडियो आपका IUPAC से संबंधित रहेगा, आप उसको सीख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं? IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर के देखिए। ये इसका क्या होगा? दूसरा नंबर ख वाला द्वितीयक ब्यूटील एल्कोहल है। द्वितीयक ब्यूटील एल्कोहल, इसकी संरचना यदि आप सीखना चाहें तो कैसे बनेगा इसका संरचना, तो देखिए यहाँ पे एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब होता है कि उसमें OH होता है। एल्कोहल का मतलब क्या होता है? OH होता है। यहाँ द्वितीयक ब्यूटील का है। क्या क्या है? द्वितीयक ब्यूटील। तो देखिए इसकी जो संरचना बनेगा आपका ये बनेगा CH2 CH3 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? OH ये रहेगा। ठीक है, अब ये संरचना होगा लेकिन इसके IUPAC जो नाम होगा क्या होगा? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन 2-आल, ब्यूटेन 2-आल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन 2-आल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए IUPAC इसका नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होगा। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होगा। चलिए यहाँ पे सीधे इसका डायरेक्ट IUPAC नाम लिख देते हैं। जैसे ये बताया ना इसी तरह आपको संरचना लिख के आप समझ सकते हैं इसका देखो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका होगा 2,2,2 ट्राई मतलब 3 को, तो 2,2,2 इस तरह लिख सकते हैं। ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए एसिटिलीन का क्या हो जाएगा आपका? इसका एसिटिलीन का हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। IUPAC नाम क्या होगा? एथाइन होगा। ये था आपका इसका सभी का IUPAC नाम। इस प्रकार से यदि आप बोर्ड के एग्जाम में लिखे होते तो आपको पूरे के पूरे एक एक नंबर सभी पे मिल गया होता। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर के सवाल को देखिए। यहाँ पे अगला नंबर का आपका सवाल क्या है? 26वां नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त है? इस आवर्त सारणी का क्षारीय धातुओं तथा निष्क्रिय तत्वों का किन किन वर्गों में रखा गया है? ये टोटल 4 नंबर का। ठीक है, ये देखिए 2024 के जो सिलेबस उसमें से ये आपका निकाल दिया गया, तो इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका 27वां नंबर का सवाल क्या है? इसको देखिए पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है? ठीक है, देखिए आप संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे? चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती थी। चूने के पानी का फार्मूला होता है CaOH। इसमें क्या कर रहा है? CO2 गैस से क्रिया करा रहा है। CO2 से गैस से क्रिया कराएगा तो देखिए क्या बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे आपका बनेगा कि देखिए CaC साथ में आएगा, यानी CaC साथ में आएगा, यहाँ से O3 आ जाएगा, CaCO3 बन जाता है और साथ में क्या होता है, जल निकलता है। तो CaCO3 ये आपका क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शुष्क चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है तो क्या होता है, ठीक है। देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना है तो इसका फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस ही होता है, और किससे क्रिया कराना है आपको, Cl2 से, तो यहाँ पे Cl2 से क्रिया कराइए। देखिए क्या बनता है, CaOCl2 बनेगा, CaOCl2 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, जल निकल जाएगा आपका, H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका रासायनिक समीकरण ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखिए क्या है आपका, जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है। तो पहले नंबर जिप्सम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट क्या होता है आपका 2H2, ठीक है ओ। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं 120 सेंटीग्रेड पर। यदि आप इसको गर्म करेंगे तो आपका जो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, CaSO4 हाफ H2O बन जाएगा। क्या बनेगा, हाफ H2O बनेगा और यहाँ से प्लस 3/2 H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जिप्सम को यदि आप करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और यहाँ से जल बनता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये वाला कह रहा है सोडियम धातु की जल के साथ अब क्रिया कराएंगे। तो देखिए इसका समीकरण यहीं पे लिखते हैं। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, सोडियम तो 2Na ले लीजिएगा और यहाँ से क्या कीजिएगा 2H2O ले लीजिएगा और इसका क्रिया कराएगा। तो यहाँ पे बनेगा 2NaOH और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, तो इसका समीकरण ये आप बना लीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए प्रत्येक 6 नंबर का, यानी कितना नंबर का। यदि ये आप प्रश्न कर लिए तो इसको आपको हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 6 नंबर का था, ऊपर भी आपका 6 नंबर का प्रश्न था। तो दोनों अथवा में देखिए यहाँ पे दिया था, अथवा में आप इस प्रश्न को कीजिएगा या इस प्रश्न को। तो चलिए आप इसको बता दिए हैं, इसको भी तैयार साथ में आप कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को। अगला देखिए उपखंड ग स्टार्ट होता है। देखिए उपखंड ग क्या है आपका 28 नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखे, टोटल 4 नंबर का रहेगा। नाभिकीय ऊर्जा लिखते हैं तो उस पर 2 नंबर, समुद्री ऊर्जा पे 2 नंबर। इस प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 29वां समजात तथा समवृत्ति अंगों को समझाइए, टोटल 4 नंबर का, ठीक है। इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इन प्रश्नों को यदि बताने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको ये प्रश्न दिखा देते हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण पे एक विवरण लिखना है, टोटल 4 नंबर का। अगला है कि मानव के मादा जनन तत्व का वर्णन कीजिए, टोटल 6 नंबर का। अथवा में दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंध पर एक निबंध लिखिए, टोटल 6 नंबर का। तो जितने भी प्रश्न बताएं आप सभी को फ्रेंड्स, देखिए जितने भी प्रश्न बताएं आप सभी को सबसे डिटेल में प्रश्न बताएं। आप इन प्रश्नों को देख के जरूर तैयार कर लीजिए। यही प्रश्न आपको जो 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर होने वाला है, ठीक है। 29 फरवरी को जो विज्ञान का पेपर होने वाला उसमें 100% यही प्रश्न सभी आने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको वायरल पेपर जो है हल करा रहे हैं, उन सभी पेपरों को जरूर आप हल किया कीजिए और उसे डिटेल में देखा कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।